हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख करके आप किन किन पॉइंट्स को सीख सकेंगे, सब पॉइंट्स को मैं नंबर वाइज आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हम ये सीख सकेंगे कि स्टेप्स इन अकाउंटिंग, कितने सारे स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में, हम ये समझ सकेंगे। टू फोल्ड इफेक्ट क्या होता है अकाउंटिंग में, ये हम समझ सकेंगे। डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम समझ सकेंगे। कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये हम समझ सकेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये हम समझ सकेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ सकेंगे। ये डिटरमाइन कर सकेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इसके बारे में हम समझ सकेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि हम समझ सकेंगे अगर हम पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक सुनेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश अगर आप देखते हैं तो आपको अकाउंटेंसी बिगिनिंग का जो अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो आप समझ जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें होता है वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करना होता है, फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। जो फाइनेंशियल नेचर का होता है वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अकाउंटिंग में। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर वो इकोनॉमिक टर्म्स में है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो उसको हम फिर मेजर करते हैं फाइनेंशियल टर्म में। फाइनेंशियल टर्म में मतलब मॉनेटरी टर्म में हम उसको मेजर करते हैं कि वो कितने का ट्रांजैक्शन है। सपोज फॉर एग्जांपल राम परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000, तो इसमें ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है, जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कितना है, 5,000। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दूसरा जो मेजर करने का, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ये जो है दूसरा स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा स्टेप का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरा स्टेप जो होता है वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। इसका दूसरा सादा नाम, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम टर्म यूज़ करते हैं सादा टर्म में, इसको सादा भाषा में हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, जर्नल एंट्री। फिर अगला पॉइंट, जैसे फोर्थ स्टेप जो हमारा होता है, चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, उसका नाम है क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। क्लासीफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट, ये सादा सिंपल लैंग्वेज में, अदर वर्ड्स में इसको हम क्या बोलेंगे, लेजर एंट्री। ये क्या होता है, लेजर मीन्स व्हाट, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, जर्नल एंट्री पास करना। क्लासीफाइंग का मतलब क्या हुआ, कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस हेड ऑफ अकाउंट से बिलोंग करता है, उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको लेजर कहा जाता है, लेजर एंट्री कहा जाता है। अब अगला हमारा पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, समराइजिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। मतलब जो पांचवा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, उसका नाम क्या है, समराइजिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। समरी तैयार करना, समरी बनाना, समराइज करना। तो पहला जो हम समरी तैयार करते हैं वो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस। फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस,
अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड सो ऑन। अब अगला जो स्टेप आता है, सिक्स्थ स्टेप है, पांचवें, समराइज का मतलब समझ में आ गया रहेगा आपको। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा। समरी तैयार करना, समरी में मतलब बताना ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। अगला स्टेप, सिक्स्थ जो स्टेप है वो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। तो छठा पॉइंट करें एनालाइज करना। एनालाइज मीन्स व्हाट, फर्दर उसके ऊपर और दूसरे कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे अब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक टॉपिक आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि मतलब किस हिसाब से कितना चेंजेस आया, प्रीवियस ईयर में कितना हमारा परचेस था, सेल था, और किस कॉन्टेक्स्ट में कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, इनकम या एक्सपेंस का जो स्टडी किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी जो किया जाता है, वो जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है, एनालाइजिंग कहलाता है। जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये सब दूसरे सब स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में, जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कॉलेज में जब हम जाएंगे तो हमको ये सब पढ़ना रहेगा, हमारे लिए आसानी होगी। और नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, सातवां जो स्टेप हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का, वो है कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग, एक कंपनी है, एक फर्म है, एक एंटिटी है, तो उसको क्या होता है, अपने मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट करना रहता है, अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, तो उनको बताना रहता है कि भाई देखो ये मेरी कंडीशन है, हमारी हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमारा ये मतलब रिपोर्ट है हमारा, वो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वो अपनी पोजीशन की रिपोर्ट जो अपने क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रेजेंट करके देते हैं। और इस तरह से मतलब अपने रिपोर्ट्स को, जो उनको जानना चाहता है, उस फर्म के बारे में जो जानकारी रखना चाहता है, उसको वो लोग रिपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए हो या क्रेडिटर्स के लिए हो, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये एक स्टेप खत्म हो गया, हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। ये अब अगला पॉइंट हमारा जो है, उसमें हमको ये समझना है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट क्या होता है। मीन्स व्हाट, एक ट्रांजैक्शन के अगर दो इफेक्ट हैं, डुअल इफेक्ट या टू फोल्ड इफेक्ट या दो इफेक्ट सादा भाषा में क्या होता है। देखो पहले जो अकाउंटिंग का प्रोसेस था, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस था 1494 से मतलब प्रोसेस शुरू हुआ, ये इटली में प्रोसेस शुरू हुआ। तो इससे पहले जो अलग अलग रिकॉर्डिंग के कॉन्सेप्ट थे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के, अकाउंटिंग के अपने अपने कॉन्सेप्ट थे, जिसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पैटर्न से प्रेजेंट किया जाता था। हमारे भारत में इसको देशी नामा के सिस्टम के नाम से जाना जाता है, उसको देशी नामा सिस्टम में के नाम से जाना जाता है। देशी नामा सिस्टम में क्या होता था भाई, अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिस रीजन में है रीजन के हिसाब से वो लैंग्वेज, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, और ऐसे दूसरे रीजन में वो लैंग्वेज का यूज होता था, उसके हिसाब से मतलब प्रेजेंट किया जाता था डेटा। अब उसमें बेसिकली क्या रिकॉर्ड होता था, कैश एंड पर्सनल अकाउंट, ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट वो लोग रिकॉर्ड करते थे, मतलब सारे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। तो उसमें अधूरापन था। जब वो अधूरापन था तो उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते थे, ट्रायल बैलेंस सही से नहीं बना सकते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते थे। तो ये सब दिक्कत थी। तो इस दिक्कत को सॉर्ट आउट किया गया डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक एस्पेक्ट के जो दो इफेक्ट हैं, एक डेबिट इफेक्ट है, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट है, ये दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पे डील किया जाता है, दोनों को बात किया जाता है। मतलब क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके दो इफेक्ट हुए, एक डेबिट इफेक्ट हुआ और एक दूसरा क्रेडिट इफेक्ट हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना डेबिट इफेक्ट है उतने ही उसके इक्वल में उतने ही क्रेडिट इफेक्ट का मतलब इफेक्ट पास किया जाएगा एट अ टाइम। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है डेबिट एंड क्रेडिट का, ये कंप्लीट प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, परफेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, इससे हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। सारे जो हमारे जो लूप होल्स थे पहले देसी नामा सिस्टम में, उस लूप होल्स को इसमें सॉर्ट आउट कर दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत आसान है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखो इसके फीचर्स क्या हैं।
डबल एंट्री सिस्टम के अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके फीचर्स क्या है भाई, इसमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। पहला फीचर है कि इसमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों एस्पेक्ट मतलब एक डेबिट इफेक्ट है और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट है, तो ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड होते हैं। और क्या होता है भाई, इसमें जितना डेबिट हम पास हुआ, जितना डेबिट का एंट्री रिकॉर्ड की गई है, उतने ही क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब क्या हुआ, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ, जो एक ट्रांजैक्शन का जितना 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, तो 10,000 के ट्रांजैक्शन में 10,000 का डेबिट होगा, 10,000 का क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 10,000 का डेबिट किया और उससे कम का क्रेडिट किया, या 10,000 से कम डेबिट किया, 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। और अगला इसमें और क्या खासियत है, ये सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि देशीनामा सिस्टम में हर टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते थे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस थे जो रिकॉर्ड होते थे और बाकी को इग्नोर कर दिया जाता था। मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी। जो बात आपको समझ में ना आए उसके बारे में आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं, फिर उसके बारे में आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। इस तरह से मतलब मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके डबल एंट्री के फीचर्स हैं। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उसका है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट। सबसे पहले हमको ये समझना है कि भाई इवेंट क्या होता है, व्हाट इज एन इवेंट। इवेंट किसको कहा जाता है और ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है। तो इवेंट किसको कहते हैं, इवेंट के बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा हैपनिंग और ऐसा ऑकरेंस जिसकी वजह से हमारे अपने मतलब किसी बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हुआ, या हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब श्योर नहीं है, फाइनल नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई इवेंट के बारे में बता रहा हूं। व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट क्या होता है। इवेंट के बारे में ऐसा है कि करे ऐसा ऑकरेंस और हैपनिंग, ऐसा ऑकरेंस और हैपनिंग जो हमारे अपने हम मीन्स एक बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, श्योर नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी है तो क्या है, ये इवेंट है। अगर वो सर्टेन हो गया कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी कि ट्रांजैक्शन और इवेंट का पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इवेंट किसको कहा जा रहा है, कह रहे एक ऐसा हैपनिंग और ऑकरेंस जिससे एक बिजनेस यूनिट के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होने के चांसेस हैं और नहीं भी हैं। मतलब क्या डाउट है, अगर सर्टेन हो गया, फाइनल हो गया कि फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हो रहा है तो उसको हम इवेंट नहीं कहते, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। मेरा ख्याल है आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन का फर्क पता चल गया होगा। अब हमको ये समझना है कि भाई ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज ए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है और ट्रांजैक्शन कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, ये हम सब डिस्कस करते हैं। देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कोई हैपनिंग जो हो रही है, जो ऑकरेंस हो रहा है वो फाइनेंशियल टर्म में हो रहा है, मॉनेटरी टर्म में हो रहा है, मनी के फॉर्म में हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस कर रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, एक ट्रांजैक्शन कह रहे हैं या बिजनेस ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। अब क्या होता है भाई, इसमें कई एक टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। पहला प्रोसेस ये है कि दो पार्टी हैं, दोनों पार्टीज सेक्रीफाइस करेंगे और गेन करेंगे, दोनों का कुछ ना कुछ गेन होगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होगा। इसको क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन, रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन। इसका एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राम ने कुछ गुड्स खरीदा, राम ने श्याम से गुड्स खरीदा, तो राम ने क्या किया, फाइनेंशियल टर्म्स में उसने सेक्रीफाइस किया।
कुछ मनी सेक्रीफाइस किया, तो गेन क्या किया, उसको जिन चीजों की जरूरत थी, जिस गुड्स की जरूरत थी, वो गुड्स उसने गेन किया। अब हम श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, श्याम ने कुछ सेक्रीफाइस किया। क्या सेक्रीफाइस किया भाई, कुछ गुड्स वो सेक्रीफाइस किया, और गेन क्या हुआ, कुछ फाइनेंशियल गेन हुआ, उसको कुछ पैसे मिले। तो ये दोनों का गेन एंड सेक्रीफाइस है, तो इसको क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन। एक दूसरा प्रोसेस होता है कि वन साइडेड है, सिर्फ एक साइड का है, इंटरनली है, हम क्या करें, नॉन रेसिप्रोकल। एक तो रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन है, दूसरा नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन। तो इसमें कई एक प्रोसेस है। पहला प्रोसेस यह है कि भाई हमको सेक्रीफाइस हुआ लेकिन कोई गेन नहीं हुआ, हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं लेकिन सेक्रीफाइस में हमारा कोई गेन नहीं हो रहा है। सपोज हमसे कुछ मिस्टेक हुआ, हमसे कुछ भूल हुई, हमारी बिजनेस एंटिटी ने कुछ मिस्टेक किया, तो गवर्नमेंट ने कुछ हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा दिया। अब हम पेनाल्टी भर रहे हैं, तो हम क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उस मॉनेटरी टर्म में हमको कुछ रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो यह है नॉन रेसिप्रोकल का एक प्रोसेस। दूसरा क्या हो सकता है नॉन रेसिप्रोकल में, भाई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज मिलने वाली थी, तो हमको सब्सिडी मिल गई, हमारा गेन हुआ, वहां हमको सेक्रीफाइस, पहले पॉइंट का जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ, हमने सेक्रीफाइस किया लेकिन हमको गेन नहीं हुआ। यहां पे क्या हो रहा है, हमने सेक्रीफाइस कुछ नहीं किया, हमको गेन हुआ। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट की सब्सिडी हमको मिल गई, गवर्नमेंट ने हमारे मतलब कंपनीज के लिए, बिजनेस यूनिट्स के लिए कुछ स्कीम लाई, उसमें कुछ छूट दिया, कुछ सब्सिडी दी, और वो सब्सिडी हमको मिल गया। तो हमने सेक्रीफाइस कुछ किया, वो सब्सिडी पाने के लिए हमने कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं, हमको गेन हुआ। ये क्या है, नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन का एग्जांपल है। और अगला क्या हो सकता है भाई, ये तो इनकम का एक प्रोसेस होगा, वो एक्सपेंस का था, ये इनकम था। दूसरा मैं कह रहा हूं, एक क्या होता है एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बिजनेस एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रहा है। एक बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एक यूनिट से कुछ मशीनरीज को दूसरे यूनिट में ट्रांसफर कर रहा है, तो एक यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है, दूसरे यूनिट का गेन हो रहा है। लेकिन ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको रिटर्न में थोड़ी कुछ मिल रहा है। मतलब यूनिट ए कुछ सर्टेन मशीन्स यूनिट बी को दे रहा है, लेकिन यूनिट बी यूनिट ए को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। तो यूनिट ए सेक्रीफाइस कर रहा है लेकिन उसको गेन कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन का एग्जांपल है। एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अभी ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन एक्चुअली होता क्या है, ट्रांजैक्शन के बारे में सब एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आप ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली हमसे मिस्टेक क्या होता है, हम प्रैक्टिकल जो पार्ट है एंट्री लिखने वाला उसको हम फटाफट लिख लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर लिया और हमको सब आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, हम समझ ही नहीं पाए होते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इस वजह से हमको दिक्कत ज्यादा होती है। फिर इसलिए फ्यूचर में जब हम एक कोई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमको दिक्कत होती है। जैसे अभी हम 12th पास करने के बाद हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, तो हम दो तीन अटेम्प्ट में हम पास कर पाते हैं एक राउंड, तो हमको दिक्कत होती है। अगर हम अभी बेसिक से 11th कॉमर्स में आते ही अगर हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे लग जाए, तो हमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी वाट एवर, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है बहुत आसानी से हम पास कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बात पूरी ध्यान से सुनिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करिए, फिर से सुनिए, जहां आपको दिक्कत हो रही है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस पॉइंट से रिलेटेड आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट है। ट्रांजैक्शन क्या है, सेक्रीफाइस एंड गेन का एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन में दो टाइप के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया जाता है। एक है रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन का कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपको बिगिनिंग में एक्सप्लेन कर दिया। अभी जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है वो क्या, नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन का कॉन्सेप्ट। तो नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन के कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन के कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है भाई, मैंने एक ये बताया इनकम पॉइंट ऑफ एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से
कि भाई हमारे बिजनेस यूनिट ने कुछ मिस्टेक किया तो लोकल अथॉरिटी ने हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी लगा दिया, तो ये हमारा लॉस हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया। हमने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, हमारा कुछ गेन हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये नॉन रेसिप्रोकल है। दूसरा, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भाई कि गवर्नमेंट की स्कीम आई, कुछ सब्सिडीज मिल रही थी, हमने कुछ सेक्रीफाइस किया? नहीं, हमको सब्सिडी मिल गई, मतलब हमने गेन किया। सेक्रीफाइस कुछ किया? नहीं किया। तो मतलब क्या हुआ? ये नॉन रेसिप्रोकल का एग्जांपल है। तीसरा जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, क्या कहा भाई, एक यूनिट मतलब जो हमारा अपना बिजनेस का, हमारे जो एंटिटी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंपनी है, उसकी कई एक यूनिट है। तो मान लो एक यूनिट ए है, दूसरी यूनिट बी है, तो यूनिट ए की कुछ मशीनों को हमने यूनिट बी में ट्रांसफर किया, तो यूनिट ए ने तो सेक्रीफाइस किया, लेकिन इसका गेन क्या हुआ? उसके अगेंस्ट उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये क्या है? नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस एंड गेन। ये एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट नेक्स्ट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, एक लायबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक लायबिलिटी है, इसको देना था, हमको पे ऑफ करना है। कह दिया गया कि भाई अब नहीं पे करना है, तो ये हमारा गेन हो गया। भाई कंपनी को लायबिलिटी मतलब उसको पे ऑफ करना है, किसी और को देना है, वो उसके सर पे उधार है, उसको लौटाना है। तो बोलना ही चाह रहा हूं कि वो जो लायबिलिटी थी है, लायबिलिटी अभी कैंसिल हो गई। अगर लायबिलिटी कैंसिल हुई तो हमारा इनडायरेक्टली गेन हो गया। ये जो हमारा गेन हुआ, इसके लिए हमने कुछ सेक्रीफाइस किया क्या? नहीं, कुछ सेक्रीफाइस हमने किया नहीं किया, हमारा सिर्फ गेन हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक कौन सा गेन है? कौन सा गेन है? नॉन रेसिप्रोकल सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस एंड गेन। मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया रहेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं टाइप के, तो ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट को मैंने बताया। अब क्या हो सकता है भाई, ट्रांजैक्शन को और कितनी तरह से कह सकते हैं? ट्रांजैक्शन को कहा जा सकता है इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, और क्या कह सकते हैं? कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है भाई? बिजनेस के कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कम ज्यादा हो जाना। कोई एसेट है उसको अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, तो सेकेंड पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है, कोई सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसकी वैल्यू बढ़ गई या उसकी वैल्यू घट गई, तो ये क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रांजैक्शन। किसी लायबिलिटी की कीमत, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटी की वैल्यू घट गई, तो ये क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रांजैक्शन। सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। जिसमें सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाता है। जिसमें सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश में पेमेंट कर दिया गया। दूसरा क्या है? जो कैश में नहीं पेमेंट हुआ, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मेरा ख्याल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो यहां तक मैंने समझा दिया। अब अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये डिटरमाइन करने में उनको प्रॉब्लम होती है कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम कैसे समझ पाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसकी खासियत होगी, कुछ खूबी होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कुछ खासियत और कुछ खूबी होगी, कुछ उसकी कुछ फीचर्स, कुछ उसके पहचान तो होगी, जिसके बेसिस पे हम पहचान सकेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स दे करके कि कैश ट्रांजैक्शन होगा तो हम कैसे पहचानेंगे और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। तो पहला पॉइंट है कैश ट्रांजैक्शन पहचानने के लिए कि अगर उस ट्रांजैक्शन में वर्ड पेड लिखा है कि गुड्स परचेज फॉर 500 एंड पेड, कैश पेड फॉर ₹500 फॉर वट एवर, इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन अगर लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है मैं बोलना जो चाह रहा हूं, कहना जो चाह रहा हूं। अगर ये लिखा हुआ पेमेंट के बारे में, पेड ₹500 फॉर स्टेशनरी, ₹300 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, ट्रेवलिंग चार्जेस पेड, जो वर्ड आ रहा है ना पेड, इस तरह से अगर ये पेड का वर्ड आ रहा है
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड, अगर ये पेड वर्ड लिखा हुआ है, अगर पेड लिखा हुआ, बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अगर पेड लिखा हुआ है तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। दूसरा, कैश ट्रांजैक्शन की पहचान क्या है कि कोई ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई? गुड्स परचेज्ड फॉर ₹500, ये कह दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन साइलेंट है, आगे पेड नहीं लिखा हुआ या सेकेंड पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है। गुड्स सोल्ड फॉर ₹1000, साइलेंट, आगे पेड इन कैश नहीं लिखा है या सेकेंड पार्टी का नाम भी नहीं लिखा है, तो भी ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन समझा जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है। अगर सेकेंड पार्टी का नाम नहीं है और पेड भी नहीं लिखा है तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। उसको ये समझा जाएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब एक बात और समझ लो, कैश ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि फिजिकल कैश पे किया जाए, कैश फिजिकली पे किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कैश फिजिकली पे करो या इलेक्ट्रॉनिकली पे करो, किसी भी तरह से पेमेंट हो रहा है वो कैश ट्रांजैक्शन किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस में या ट्रांजैक्शन में सेकेंड पार्टी का नाम आ गया, सेकेंड पार्टी का नाम आ गया तो उसको हम क्या समझेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम महेश फॉर ₹500, महेश का नाम है, आगे पेड के बारे में, पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेकेंड पार्टी का नाम आ चुका है, तो अभी हम इसको क्या समझेंगे? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर सेकेंड पार्टी का नाम है और पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पेड इन कैश, तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन समझेंगे। सेकेंड पार्टी ट्रांजैक्शन में सेकेंड पार्टी का नाम है और कैश पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम क्या समझेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है बल्कि कैश ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल दे रहा हूं, गुड्स ऑफ ₹700 सोल्ड टू सरिता, गुड्स ऑफ ₹700 सोल्ड टू सरिता फॉर कैश। अब यहां लिख दिया गुड्स ऑफ ₹700 सोल्ड टू सरिता फॉर कैश। तो यहां देखो, फिर से एक बार रिपीट कर दिया हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि गुड्स जो है 700 का सेल किया गया सरिता को कैश में, फॉर कैश। यहाँ कैश के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है, तो ये सेकेंड पार्टी का नाम आया है, लेकिन ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट नहीं है। अगर सेकेंड पार्टी का नाम आ गया, फिर उसमें पेमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन समझेंगे। मेरा ख्याल है आपको ट्रांजैक्शन का क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे है, कैश ट्रांजैक्शन कैसे है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा अकाउंट के बारे में है। अकाउंट एक्चुअली क्या होता है? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एन अकाउंट? एक अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? हम अकाउंट किसको कहते हैं? तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन, जो हमने एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, इस ट्रांजैक्शन को एक स्पेसिफिक हेड ऑफ अकाउंट में एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारी जानकारी लिख दी जाती है। सिर्फ मॉनेटरी टर्म ही नहीं, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, उस अकाउंट के उस ट्रांजैक्शन के डायरेक्शन और उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के बारे में भी उस अकाउंट में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर से मैं बता रहा हूं, अकाउंट क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन का पूरा समराइज्ड रिकॉर्ड होता है। अकाउंट क्या होता है भाई? एक ट्रांजैक्शन को एक हेड ऑफ अकाउंट के अंडर में रिकॉर्ड किया जाता है समराइज्ड मैनर में, और उस ट्रांजैक्शन का सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि उस अकाउंट में उसके इफेक्ट और उसके डायरेक्शन को भी बताया जाता है कि इसमें कौन सा इफेक्ट हुआ, कौन सा रूल अप्लाई हुआ, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, उसका ये हिंट उसमें दिया जाता है। मेरा ख्याल है आपको अब अकाउंट के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूं अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंट का मीनिंग। अकाउंट क्या होता है? एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है। किससे रिलेटेड होता है?
रिलेवेंट टू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से रिलेवेंट जो चीजें होती हैं उनको एक हेड ऑफ अकाउंट के अंडर में समराइज्ड रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंट। इस अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन का सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट ही नहीं लिखा होता है, बल्कि उसमें उसकी डायरेक्शन, मतलब उसका क्या इफेक्ट है, कैसा है, क्यों है, और उसके इफेक्ट को भी बताया जाता है कि ये डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, ये क्या है, कैसा, सब उसका डिटेल उसमें लिखा जाता है। अब हमने अकाउंट का टाइप पढ़ लिया, तो अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट को कैसे क्लासीफाई करेंगे, किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। तो अकाउंट को क्लासीफाई करने का दो प्रोसेस है, दो अप्रोचेस है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाता है, उसी का दूसरा नाम है ब्रिटिश अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम ब्रिटिश अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला नाम आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा नाम आता है रियल अकाउंट एंड तीसरा नाम आता है नॉमिनल अकाउंट। अब हमको ये समझना है पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है, पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप के कॉन्सेप्ट को पर्सनल अकाउंट कंसीडर किया जाता है। पहला ये है कि वो नेचुरली पर्सन हो, दूसरा जिसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है जैसे राम अकाउंट, सीता अकाउंट, सरिता अकाउंट एंड एक्सेट्रा। दूसरा क्या आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? ऐसा पर्सनल अकाउंट जिसको कि इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पर्सन कंसीडर किया जाए, तो वो क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाता है। एक्चुअली वो रियल में पर्सन नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियली वो एक्चुअली पर्सन के जैसा बिहेव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा इंडस्ट्रीज है, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स है जैसे हमारे यहाँ बीसीसीआई है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये बीसीसीआई है ना। और एग्जाम्पल आप कह सकते हो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है, दीनदयाल उपाध्याय लाइब्रेरी है, ऐसे सब एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ये सब किसके हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा जो अगला जो पॉइंट है, इसमें तीसरा जो पॉइंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो मतलब कोई एक ऐसा अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट हो, एक ऐसा अकाउंट का नाम हो जो वो अकाउंट किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करे। जैसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जैसे अभी हमने कहा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये कैपिटल अकाउंट ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बिजनेस का ऑनर है, जो कंपनी का ऑनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा ख्याल है आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ में आ गया रहेगा। अब अगला पॉइंट हमारा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है भाई, रियल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल जो एसेट्स हैं उनको हम रियल अकाउंट कंसीडर करते हैं। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल क्या होता है, जो दिख रहा है, ऐसी एसेट्स जो हमको नजर आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या है, रियल अकाउंट। अगला पॉइंट होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब वो एसेट है लेकिन नजर नहीं आ रही, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब क्या है, गुडविल मतलब ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हमको नजर नहीं आते, ये क्या है, रियल अकाउंट है। अब अगला आता है नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, किससे रिलेटेड होता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है और गेन को रिप्रेजेंट करता है। ये तो अब लॉस का एग्जांपल मैं एक बता दे रहा हूं। लॉस का है
जैसे आपने कोई चीज परचेज किया, कुछ खरीदा, सॉरी ये क्या है, एक्सपेंस हो गया, कुछ खरीदा आपने, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपेंस का एग्जांपल है कुछ आपने परचेज किया। लॉस क्या है भाई, लॉस का क्या एग्जांपल हो सकता है भाई, आपका कोई सामान था जल गया, नुकसान हो गया, आप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, तो ये क्या है, लॉस है। ये लॉस का एग्जांपल है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं लॉस के। अब प्रॉफिट या गेन का क्या हो सकता है, आपने बेचा, कोई चीज सेल कर दिया, सेल्स अकाउंट है ना, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये सब क्या है, इनकम का कुछ इनकम हो जा रहा है, कुछ फायदा हो जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, गेन और इनकम और प्रॉफिट्स अकाउंट। मेरा ख्याल है नॉमिनल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो भाई डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब एक सादा सिंपल कॉन्सेप्ट में कैसे पहचानेंगे, एक दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि भाई पर्सनल अकाउंट को एक आम सिंपल भाषा में हम कैसे पहचानेंगे। पर्सनल अकाउंट किसको कहा जाता है, कहा जाता है कि भाई जिसको हम देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसका अपना शेप एंड साइज हो और उसके अंदर लाइफ हो। जिसका अपना शेप एंड साइज है, जिसको देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं और उसके अंदर लाइफ हो, तो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा एक पहचान है, पहचान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक्सप्लेनेशन है। तो मुझे मेरा ख्याल है पर्सनल अकाउंट को सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ गया रहेगा। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका अपना एक शेप एंड साइज है और उसके अंदर एक लाइफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो नेचुरली पर्सन, तो कोई पर्सन है, नाम ले लिया, वो क्या हो गया, किसी का नाम ले लो आप, जैसे राम का नाम लिया था मैंने पहले, राम, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट। ओके, क्लियर। अब आर्टिफिशियल, जैसे मैंने कह दिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत पुराना बैंक है, सबसे पुराना, इंडिया का सबसे पुराना बैंक है इस वक्त। इंडिया का सबसे पुराना बैंक करंट में 2021 में सबसे पुराना बैंक इंडिया का कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। पहले इसका कुछ और नाम था, बाद में इसका स्टेटमेंट मतलब इंपेरियल बैंक नाम था इसका, और अभी जो स्टेट बैंक है। खैर ये बहुत पुराना बैंक है और अभी है और कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो कंटिन्यू चल रहा है मतलब ये लाइफ है ना, उसकी लाइफ, उसके अंदर लाइफ हो, तो लाइफ है, लाइफ हो गया। कह रहे भाई उसको हम देख सकते हो, तो वो एक साइन कर रहे हैं ना, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उसको साइन कर दे रहे हैं, उसका अपना एक एम्बलम है, उसकी एक खास पहचान है, उसका एक लोगो है, वो लोगो देख करके आप पहचान जाते हो ना कि ये पर्सनल अकाउंट, भाई ये स्टेट बैंक की साइन है, ये ऐसा है, मतलब आप समझते हो। तो ये आर्टिफिशियल है। अब मैं दूसरा एक और पहचान बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी रियल अकाउंट है, उन रियल अकाउंट्स को अगर आप एक स्पेसिफिक नाम दे दो, कोई एक पर्टिकुलर नाम दे दो, जैसे बिल्डिंग है, क्या रियल अकाउंट है, बिल्डिंग है, क्या है, रियल अकाउंट है। उस बिल्डिंग को आप एसबीआई कह दो कि भाई एसबीआई की बिल्डिंग है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिसेस हैं, तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। एक बिल्डिंग है, उसमें कोई स्कूल है, उस एक स्पेसिफिक नाम दे दो, उस स्कूल का नाम ले लो। स्कूल क्या होता है भाई, बिल्डिंग होता है, एक बिल्डिंग का नाम है स्कूल। एक नॉर्मली एक बिल्डिंग होती है जहां हम पढ़ाई करते हैं। अब ये अगर बिल्डिंग है तो क्या, रियल अकाउंट, एक स्पेसिफिक नाम दिया तो क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। एक लाइब्रेरी का नाम लिया था, जैसे मदन मोहन मालवीय लाइब्रेरी, तो ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का एक बिल्डिंग है ना, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है। अगर बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में कहा तो क्या, रियल अकाउंट। लेकिन एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, तो ये क्या बन गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब सादे भाषा में, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल अकाउंट्स हैं, अगर उन रियल अकाउंट्स को हम एक स्पेसिफिक नाम दे दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है भाई, अब सपोज एक बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, अब उनके बारे में मतलब हमको कुछ अकाउंट्स बनाना। मान लो जो सैलरी है, हमारे यहाँ बहुत सारे वर्कर कंपनी में काम करते हैं, अब उनकी सैलरी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अचानक खराब हो गई, उसका लॉस हो गया, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि सैलरी फौरन दे सके वर्कर्स को, तो अब क्या करेगा, पेंडिंग में डाल देगा, आउटस्टैंडिंग कर देगा कि भाई इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगा। तो अब सबके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, इनकी सैलरी बाकी, इनकी सैलरी बाकी, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या है, कोई एक ऐसा कॉमन नाम लाया जाए,
एक ऐसा स्पेसिफिक नाम ले आया जाए जिससे सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर दे, और ये हो जाए कि भाई सबकी सैलरी बाकी है। तो यहाँ एक वर्ड आता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है सफिक्स और प्रीफिक्स के हिसाब से। सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड के बाद एक दूसरा वर्ड लगा दिया जाता है। जैसे सैलरी है, सैलरी के आगे लगा दिया पेबल, मतलब सैलरी के बाद क्या लगा दिया, पेबल। सैलरी पेबल, पेबल क्या है, सफिक्स है। अब ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पेबल। जैसे कह दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग क्या प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स लग गया। अब ये क्या बन गया भाई, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब फिर से एक बार मैं समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, वट एवर नॉमिनल अकाउंट्स आर देयर, उनके साथ कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्स अगर लगा दिए जाएं तो ये नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट। कौन से पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने नेचुरल पर्सनल अकाउंट है वो सब पर्सन है, इंसान है। इंसान, अगर कोई एनिमल है, एनिमल, उसको हम पर्सनल अकाउंट नहीं कह सकते, वो क्या है, लाइव स्टॉक, वो एसेट है। दूसरी बात, जितने भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है तो कोई पर्सन रहेगा। अब अगर हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उनके साथ कुछ सफिक्स प्रीफिक्स लगा दो तो क्या बन जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं वो एक्चुअली क्या है, नॉमिनल इन नेचर है, वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं। उनके साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लगा दिए गए हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड्स लगा देने से वो क्या बन गए भाई, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गए। जैसे बिल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, सैलरी पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम इन एडवांस। ये सब जो एडवांस वर्ड आ गया, ये सब क्या हो गया, एक कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्स लग गए। इनकम क्या है, नॉमिनल, सैलरी क्या है, नॉमिनल, एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल। ये नॉमिनल अकाउंट्स है, लेकिन उनके साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड लग गए जिसकी वजह से क्या बन गया भाई, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। मेरा ख्याल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एक्चुअली वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट। एक्चुअली वो क्या है, रियल अकाउंट, लेकिन उस रियल अकाउंट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। वो स्पेसिफिक नाम जैसे आपने दिया तो क्या बन गया भाई, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बन गया। बिल्डिंग का तो क्या है, रियल अकाउंट, लेकिन उसका एक नाम दे दिया, एक आपने उसका नाम दे दिया। जैसे उस बिल्डिंग का नाम आपने सजेस्ट किया, फिक्स किया, जैसे उसका नाम आपने फिक्स किया वो बिल्डिंग अभी क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गई। मेरा ख्याल आपको ये समझ में आ गया रहेगा पूरी तरह से ये अकाउंट का कॉन्सेप्ट। अब ये तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था 3 टाइप का, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फिर पर्सनल के 3 कॉन्सेप्ट थे, उसको भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। पर्सनल कैसे पहचानेंगे वो बता दिया। पर्सनल अकाउंट के बारे में सिर्फ बताया जिसको देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसका अपना शेप एंड साइज हो, जिसके अंदर अपनी एक लाइफ हो, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट को इस टर्म में हम कैसे पहचानेंगे भाई, जिसको हम देख सकते हो, छू सकते हो, जिसका अपना शेप एंड साइज हो, लेकिन उसके अंदर लाइफ ना हो, तो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है भाई, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है हमसे, वो नॉमिनल अकाउंट को सही से पहचान नहीं पाने से, स्पेसिफाई ना कर पाने की वजह से हो जाता है। नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल किसको कहा जाता है, अगर कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंस हमने इनकर्ड किया, खर्च किया, कुछ स्पेंड किया, खर्चा किया, जिसका बेनिफिट हमको विद इन 1 फाइनेंशियल मिलने वाला है, एक ही फाइनेंशियल ईयर मिलने वाला है, 1 साल तक उसका फायदा हासिल होने वाला है, तो इस नेचर की जो भी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी, नॉमिनल अकाउंट। जैसे अभी हम कहते हैं स्टेशनरी, अभी हमने नेचर के बारे में पढ़ा भाई, रियल अकाउंट क्या होता है, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसका अपना शेप एंड साइज हो, लेकिन लाइफ ना हो, ये क्या है, रियल अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट बोला, स्टेशनरी को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो स्टेशनरी नॉमिनल कैसे हो गया भाई, स्टेशनरी नॉमिनल कैसे हो गया, देखो
स्टेशनरी नॉमिनल किस बेसिस पे हुआ भाई? अरे भाई जो आपने बुक खरीदा, जो नोटबुक खरीदा, वो मैक्सिमम कितना चलेगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। या अगर आपका टेक्स्ट बुक है तो वो कितना चलेगा? 1 साल। तो एक ही साल ना, 10-11 महीने जो आपके एकेडमिक ईयर है, 10 महीने, तो उसी 10 महीने, तो उसका फायदा कितना? विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर ही उसका फायदा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दूसरा लेना पड़ेगा, या नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आपको दूसरा लेना पड़ेगा, तो उसका फायदा विद इन 1 ईयर है ना, इसलिए वो क्या ट्रीट किया जा रहा है? नॉमिनल अकाउंट। तो इस चीज, जो कोई भी खर्चा अगर एक फाइनेंशियल ईयर ही चलने वाला है तो उसको हम क्या समझते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्या समझते हैं भाई उसको? नॉमिनल अकाउंट। और अगर 1 साल के आगे जाने वाला है, 1 साल से ज्यादा हो रहा है, तो क्या ट्रीट होगा? रियल अकाउंट। जितना इस साल के लिए वो, अब उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जितना इस साल में है उसको तो हम नॉमिनल ट्रीट कर लेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम रियल अकाउंट ट्रीट कर लेंगे। अब इसके बारे में हम और आगे जब क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं थियरी बेसिस पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे जब आप और अगली क्लास में, मतलब अगला जब हमारा और पॉइंट आएगा, अगला जब टॉपिक आएगा, तो आपको और बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। मेरा ख्याल आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉडर्न क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहलाता है। दूसरा इसका एक और नाम है अमेरिकन अप्रोच। क्या क्या बताया मैंने भाई? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसका दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। एक और नाम है, उसका नाम क्या है भाई? अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला नाम है एसेट्स अकाउंट, दूसरा उसका नाम आता है लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा जो नाम इसमें आता है कैपिटल अकाउंट, चौथा नाम जो आता है वो रेवेन्यू अकाउंट, और पांचवा जो नाम आता है वो एक्सपेंस अकाउंट है। तो ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच में या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में। फिर भाई अगर हम इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करें, किसको कंपैरेटिव स्टडी करें भाई? मॉडर्न अप्रोच को और ट्रेडिशनल अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है भाई? अभी मैंने बताया, इसका नाम है ब्रिटिश अप्रोच। क्या नाम है इसका? ब्रिटिश अप्रोच। ठीक है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर किया करें, स्टडी करें, तो हमको वही 3 चीजें ही मिलती हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जैसे सपोज एसेट बोला तो एसेट अकाउंट बोला, तो एसेट अकाउंट क्या है भाई? रियल अकाउंट। फिर क्या कहा भाई? लायबिलिटीज अकाउंट, तो लायबिलिटीज क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। भाई कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कैपिटल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लायबिलिटीज क्या है? ये पर्सनल अकाउंट। कौन से? आर्टिफिशियल हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, और नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं लायबिलिटीज में। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। वट एवर, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो लायबिलिटीज और कैपिटल ये दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट है। एसेट्स क्या है? रियल अकाउंट है। अब अगला आ रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब गेन, फायदा। इनकम, तो इनकम क्या है? इनकम क्या है? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से अगर इस कैटेगरी को देखें, तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें मॉडर्न अप्रोच को और ट्रेडिशनल अप्रोच को, तो दोनों का कॉन्सेप्ट करीब करीब वही है, सेम चीज है, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ गई रहेगी। मैं कंपैरेटिव भी बता दिया। अब हमको सबसे, अभी मैंने बताया ना अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अब इसको हमको समझना है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले, बिगिनिंग में मैंने बताया कि पहले जब देसीनामा सिस्टम था तो उसमें ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती थी, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स नहीं बन पाते थे, बहुत सारी चीजों से उससे फायदा नहीं हासिल किया जा सकता था। अब ये क्या, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है भाई? बहुत सारी चीजें आसान हो जा रही हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कहा जाता है, जैसे एक बिजनेस एंटिटी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या हो रहा है भाई? उसकी बहुत सारी एसेट्स है, तो एसेट्स कैसे मिली उसको? किस तरह से? पास्ट इवेंट से। पास्ट मतलब पहले कुछ उन लोगों ने किया जिसके बदले में उनको एसेट्स मिली। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दो चीजें, जितनी एसेट्स हैं उतनी लायबिलिटीज हैं।
तो ये एसेट्स कैसे मिली भाई? लाइबिलिटीज के बेसिस पे, मतलब कुछ क्रेडिटर्स हैं और कुछ ऑनर्स ने फंड जमा किया। ऑनर ने अपने पास से और कुछ लोगों से दूसरे से उधार लिया, क्रेडिट पे लिया और उसके बेसिस पे उसने कुछ एसेट्स बनाए। मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और कैपिटल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैपिटल क्या होता है भाई? डिफरेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी किसको कहते हैं भाई? लाइबिलिटी क्या होता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज क्या होता है भाई? लाइबिलिटीज कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। किसके ऑब्लिगेशंस होते हैं? कंपनी के ऑब्लिगेशंस होते हैं आउटसाइडर के लिए, बिजनेस के बाहर वाले के लिए, अदर देन ऑनर। जो होता है क्या, जो भी हमारे पास पैसा हमको पे करना है, जो भी अमाउंट हमको पे करना है आउटसाइडर्स को, उसको हम क्या कहते हैं? अदर देन ऑनर। उसको हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी, समझ में आ रही बात। फिर दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है भाई? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। व्हाट इज लाइबिलिटी? आउटसाइडर, ऑब्लिगेशंस ऑफ आउटसाइडर्स अदर देन ऑनर। तो अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा भाई? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अगला कॉन्टेक्स्ट क्या होता है भाई? व्हाट इज कैपिटल? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स ऑब्लिगेशंस, दैट इज लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल। मेरा ख्याल है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक्चुअली क्या होता है? इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है तो क्या होता है भाई? दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड, जितना डेबिट उतने क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है? डेबिट क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में इसमें भी थोड़ा हम देख लें। जैसे अभी हमने देखा 5 टाइप का है नाम, हमने 5 टाइप के अकाउंट पढ़ा। एसेट्स पढ़ा, लाइबिलिटी पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, एक्सपेंस पढ़ा। अब अगर डेबिट हो रहा है, अगर कोई एक डेबिट एस्पेक्ट पास किया जा रहा है तो डेबिट की वजह से क्या हो सकता है? अगर एसेट है तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सपेंस है तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डेबिट की वजह से। समझ में आ रही बात? और क्रेडिट की वजह से, अगर वही डेबिट की वजह से इनका इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डेबिट की वजह से क्या हो रहा है? एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है भाई? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज क्या हो रहा है भाई? कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। और क्या डिक्रीज हो रहा है भाई? लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। और क्या डिक्रीज हो रहा है? रेवेन्यू, दैट इज इनकम, डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसे क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्रेडिट से क्या हो रहा है भाई? क्रेडिट से क्या हो रहा है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है भाई? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। और क्या इंक्रीज हो रहा है? रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्या हो रहा है? एसेट्स डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। ये मैं डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दिया। अब ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? अभी मैंने बात करते हुए आपको समझा दिया कि भाई जब डेबिट होता है तो क्या होता है? एसेट्स, डेबिट का मतलब, एक और दूसरी बात समझ लीजिए, और डेबिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। कोई चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स में किसी भी पॉइंट को डेबिट करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, क्रेडिट करने का मतलब राइट हैंड साइड पे लिखना है। अब डेबिट का दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? इंक्रीज और डिक्रीज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया डेबिट किया तो इंक्रीज होगा। किस किस का इंक्रीज होगा? किन किन चीजों में इंक्रीज होगा? एसेट में इंक्रीज होगा और एक्सपेंस में इंक्रीज होगा। कब? डेबिट करने पर। डिक्रीज कब हो जाएगा भाई? इंक्रीज होगा तो डिक्रीज किसी का होगा? डेबिट की वजह से अगर किसी का इंक्रीज होगा तो किसी का डिक्रीज भी होगा। तो डिक्रीज किसका होगा? लाइबिलिटी का। और किसका डिक्रीज होगा? लाइबिलिटी का डिक्रीज होगा। और किसका होगा भाई? कैपिटल का होगा। और किसका होगा? रेवेन्यू का होगा। अब ऐसे क्रेडिट से क्या होगा? किसी का इंक्रीज होगा। किसका होगा? लाइबिलिटी का, कैपिटल का और रेवेन्यू का इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज किसका होगा? एसेट्स का और एक्सपेंसेस का। मेरा ख्याल है आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक अगला हमारा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हम कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन को एक तरह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं?
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, जिसको फाइनेंशियल पोजीशन जिससे हम पता कर सकते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमको किससे पता चलती है भाई? बैलेंस शीट से। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप किस में जाता है भाई? बैलेंस शीट में जाता है। पहला ग्रुप कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो इसमें पहला ग्रुप जो है वो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा? एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल दैट इज इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी और इक्विटी, जो भी नाम से आ जाए आप इसको समझना है। पहला जो पॉइंट है, एक मैंने क्या कहा, क्या बताया भाई मैंने? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? एलिमेंट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं भाई? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी या फिर ऑनर्स इक्विटी। अगला क्या है भाई? अगला जो है एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी किस में रहती है भाई? दूसरी कैटेगरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा जो कैटेगरी वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो अभी हमने जो मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा 5 टाइप के अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी और ऑनर्स इक्विटी। तो ये तीनों कहाँ पे आए भाई? बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। और दूसरा जो दो बच जा रहा रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं भाई? स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इनकम दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट कहना था, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसको रखा जाता है। तो मैंने आपको ये पूरी तरह से समझा दिया कि भाई एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है। ये 5 एलिमेंट हैं। कौन कौन से भाई? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स को हम फर्दर कहाँ कहाँ रखते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं कि भाई एसेट है तो उसकी कुछ खासियत होगी एसेट होने की। अभी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एसेट की क्या खासियत है। मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अगला पॉइंट है एसेट्स। बात समझ में आ रही बात? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जो एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम है इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी। तो ये 3 जो एलिमेंट्स हैं ये किस में आते हैं? बैलेंस शीट में। फिर 2 और एलिमेंट्स बचते हैं। कौन कौन से भाई? रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? इसको कहाँ रखा जाता है? इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया रहेगा। अब अगला ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भाई एक्चुअली क्या होता है। जैसे एसेट्स है, ये एसेट्स कैसे हुआ? पास्ट इवेंट से। बिजनेस ने अपने पास्ट इवेंट से कुछ चीजें जो गेन किया, जैसे बिल्डिंग बनाया, मशीनरी लाया और ऐसे बहुत सारी चीजें लाई, मतलब बिजनेस में आया, कैश आया और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आए और बहुत सारी चीजें आई, बहुत चीजें। तमाम चीजों को क्या कहा जाता है? एसेट। एसेट मतलब क्या है भाई? उसकी कुछ फ्लो, जिससे कैश का फ्लो आसानी से मेजर किया जा सके। मतलब किसी मतलब जल्दी से, अगर मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल है इस बात का कि एसेट किसको कहते हैं? जिसके अंदर इस बात की पोटेंशियल है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल टर्म में उसको हम कन्वर्ट कर ले जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं भाई? एसेट कहते हैं। मतलब मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ रही होगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। दूसरी एक खास बात क्या है? उन तमाम चीजों पे बिजनेस एंटरप्राइज का कंट्रोल हो। जैसे उन एसेट्स पे बिजनेस का कंट्रोल हो, उन बिल्डिंग्स पे बिजनेस का कंट्रोल हो, वो जितने भी मतलब और दूसरी तमाम चीजें हैं, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है और स्टॉक्स है एंड वट एवर व्हीकल्स हैं, वट एवर जितनी भी तमाम चीजें हो सकती हैं, वो तमाम चीजों पर बिजनेस एंटाइटी का कंट्रोल हो। बिजनेस एंटाइटी वो अपने कंट्रोल में उसको रखती हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक उसके ऊपर कंट्रोल हो। प्लस क्या हो?
उसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब क्या हो, उसके अंदर पोटेंशियल हो जो बिजनेस के मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को आसानी, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को मतलब बदल सके, फाइनेंस दे सके, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, उसके अंदर इस बात की पोटेंशियल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? बात समझ में आ रही है? ये मतलब ये फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होता है तो उसको हम क्या करें, कैश में कन्वर्ट कर सकें आसानी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। देन व्हाट इज लायबिलिटी? ऐसी लायबिलिटी भी है, क्या होता है भाई? पास्ट इवेंट से हुआ है। मतलब क्या, कुछ लोग पहले से ही कुछ लोगों से हमने उधार ले रखा है, कुछ कह रखा है, ये पास्ट इवेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज इक्विटी भाई? अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दे, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? इक्विटी होगा या कैपिटल होगा। व्हाट इज इनकम? अरे भाई, एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो तो कुछ बेच रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो तो कुछ सेल कर रहे हो, तो इन बिटवीन दैट जो डिफरेंस आ रहा है, टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, जो डिफरेंस आ रहा है क्या है? इनकम है। इसको हम क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। और एक्सपेंस क्या है भाई? आप डे टू डे एक्टिविटीज को कैरिड आउट करने के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए कुछ आप फाइनेंशियल टर्म्स में खर्च करते हो, स्पेंड करते हो, उसको आप क्या कहोगे? एक्सपेंस कहोगे। इसके और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। आपको और कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही है आप पूछ सकते हो। अब इसमें आता है रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकॉग्निशन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो अभी मैंने आपको बहुत सारी डिटेल में आप समझा दिया, यही उसके रिकॉग्निशन से, उसके मतलब प्रोसेस में है ये। मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ रही होगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो बात आपको नहीं समझ में आए उसके बारे में आप पूछ सकते हो। फर्दर हम एक और अपनी वीडियो हमारी आएगी, उसमें और बहुत सारी बातें लिखी रहेंगी, जो आपके कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से हम एक और वीडियो बनाएंगे। अब अगला हमारा पॉइंट आता है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं। तो भाई डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं थोड़ा सा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से, एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सपेंस और इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब अभी थोड़ा सा मैंने बताया। फिर भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो अप्रोच बता रहा हूँ, रूल्स जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अप्रोच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो भाई ट्रेडिशनल में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पहले क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? उसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है भाई? कहा जाता है पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट के लिए क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए क्या आता है भाई? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी सब थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ लीजिए। आपको जो बात समझ में नहीं आए आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा मैं घाई कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, लिंक में दिया रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न अप्रोच का क्लासिफिकेशन है। दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे जो अप्रोच है उसके हिसाब से बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज है एसेट्स के लिए, फॉर एसेट्स अभी हम लोगों ने कर लिया है, अगर डेबिट होगा इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा डिक्रीज होगा। अब लाइबिलिटी के लिए है, डेबिट होगा डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा इंक्रीज होगा। अब कैपिटल के लिए है, डेबिट होगा डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा इंक्रीज होगा। रेवेन्यू के लिए है, डेबिट होगा डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा इंक्रीज होगा। एक्सपेंस के लिए है, डेबिट होगा इंक्रीज होगा, क्रेडिट किया जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये यहां तक हमारा अपना कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है जर्नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नलाइजिंग एंड जर्नल एंट्री। ये 3 पॉइंट को हमको समझना है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो हमको दिक्कत भी होगी। तो हमको ये समझना है, यही हमारा एक और पॉइंट है। 2 पॉइंट के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जर्नल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। तो जो पहला वीडियो हमारा था जिसमें हमने आपको ये बताया था बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है,
जैसे बुक कीपिंग है, ऐसे क्या है, जर्नल है। जर्नल क्या होता है भाई, एक बुक है, एक बुक है जिसमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। जर्नल क्या है, जर्नल इज ए बुक वेयर जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। समझ में, सिंपल वर्ड में जर्नल क्या होता है भाई, जर्नल एक बुक का नाम है जिसमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। दूसरा कहा जाता है कि यह प्राइम एंट्री है, या प्राइम बुक है, या ओरिजिनल एंट्री है, या ओरिजिनल बुक है, ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, आप समझ सकते हैं। अब समझ लीजिए जर्नल के का मतलब मैं समझा रहा हूं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है जर्नलाइजिंग। जर्नल समझ में आ गया, एक बुक है, एक बुक है, उसको क्या कहा जाता है, जर्नल, जहां जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के बुक को क्या कहा जाता है, जर्नल। अब अगला है जर्नलाइजिंग। तो जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, किसके रिकॉर्ड करने का भाई, जर्नल एंट्री के रिकॉर्ड करने का प्रोसेस, मतलब वो जो जर्नल बुक में लिखने का जो प्रोसेस है, कुछ तो फॉर्मेट, कुछ तो सिस्टम होगा रिकॉर्ड करने का। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब अगला प्रोसेस है, अगला पॉइंट का नाम है जर्नल एंट्री। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या है भाई, अरे भाई जर्नल में जो रिकॉर्ड किया, जो एंट्री रिकॉर्ड कर दिया, पहला क्या बुक है, बुक एक बुक है, वो क्या हो गया भाई, जर्नल हो गया। उस जर्नल में रिकॉर्ड करने का कुछ फॉर्मेट, कुछ सिस्टम होगा, वो क्या है, जर्नलाइजिंग। तो उस फॉर्मेट में लिखने के प्रोसेस को, लिखा जो जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो क्या होगा, एंट्री। उस एंट्री को क्या कहा जाएगा, जर्नल एंट्री। मेरा ख्याल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। तो इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें जर्नल रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो है, मतलब प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन ए जर्नल, कितने प्रोसेस हो सकते हैं, कितने स्टेप्स हो सकते हैं, मतलब वो प्रोसेस में कितने स्टेप्स हो सकते हैं, समझ में आई बात। तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कुछ स्टेप्स है मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप हमारा क्या है, पहली बात तो हमको ये समझाना है, ये समझना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट हैं, इन्वॉल्व हैं, इसको हमको असर्टेन करना, फिक्स करना, फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, जर्नलाइजिंग करने का पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है कि हम उस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सेकंड स्टेप क्या है भाई, किस नेचर के अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, बात समझ में आ रही, बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, रमेश है और कैश है, दो अकाउंट हो गए। अब इसको हमको दूसरे स्टेप में हमको ये पहचानना है कि ये दोनों किस टाइप के अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, किस कैटेगरी का है, ये कैटेगरी हमको पहचानना है। फिर ये अगर हमने पहचान लिया, फिर तीसरा, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट क्रेडिट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये तीसरा स्टेप है। फिर चौथा स्टेप क्या है भाई, किसको हम डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे, ये हमको चौथा स्टेप हमारा है। पांचवा स्टेप है भाई, कहाँ लिखा जाएगा, मतलब एक कुछ उसके कॉन्सेप्ट होंगे भाई, डेबिट जैसे एक फॉर्मेट होता है, जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है, डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर कॉलम, LF, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट है। आपको फॉर्मेट नजर आ रहा होगा स्लाइड में, आप देखते रहिए, देख लीजिए स्लाइड में एक फॉर्मेट है, इस हिसाब से आप लिखते हो। तो डेट कॉलम में पहले हमको डेट फिक्स करना है, डेट कॉलम में हमको डेट लिखना है। जर्नल में क्या होता है कि सारी चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो जब हुआ है, अगर कोई एक फर्स्ट डेट को मतलब ट्रांजैक्शन हुआ तो फर्स्ट डेट में, डेट वाइज जो डेट फिक्स, स्पेसिफिक डेट वाइज इसको रिकॉर्ड करना है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और क्रोनोलॉजिकली इसको लिखना है। तो हम अगला स्टेप हमारा है भाई, डेट देखना है, कौन सी डेट को फिक्स हुआ है। पांचवा जो हमारा स्टेप है, डेट फिक्स करना है, डेट देखना है कि डेट कौन सा है। फिर अगला स्टेप क्या आएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप सिक्स स्टेप में क्या आएगा भाई, कौन से अकाउंट को डेबिट में लिखना है और किस अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है। फिर डेबिट वाले अमाउंट को डेबिट कॉलम में लिखना है, क्रेडिट वाले अमाउंट को क्रेडिट कॉलम में लिखना है। फिर अगला हमारा अगला आता है भाई, ये सब हमने डेबिट एंड क्रेडिट लिख लिया।
डेबिट जब लिखेंगे, सपोज इधर लिखा ना कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया ना बिजनेस में, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिखेंगे तो उसके आगे डेबिट DR का एक शॉर्टकट लिखेंगे। मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि डेबिट का कॉन्सेप्ट क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है। तो हम ये बताएंगे कि भाई डेबिट में R नहीं है, कहीं पे भी R नहीं है, लेकिन उसको डेबिट पढ़ा जाता है। एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है और इटालियन वर्ड है, एक्चुअली इटालियन और लैटिन से मिलकर के बना हुआ है। तो लैटिन इटालियन में डेबर, डेबर का मतलब डेबिट वाला इफेक्ट होता है, डेबर से बना हुआ डी बैर। समझ में आ रही बात? मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से वो क्या बन गया है, डेबिट बन गया। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन किसी और वीडियो में। तो मेरा ख्याल आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा। तो डेबिट वाले को जो डेबिट हुआ है उसके सामने DR लगा देंगे, और जो दूसरा क्रेडिट हुआ है उसके साथ हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, 2 कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल जो क्रेडिट हुआ उसके साथ क्या लगाएंगे, 2। ये हमारा हो गया, ये हमारा ये स्टेप क्लियर हो गया मेरा ख्याल है। और अगला स्टेप, इसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा, अब डेबिट का डेबिट लगा दिया, क्रेडिट का 2 लगा के लिख दिया। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारा क्या है, नरेशन। व्हाट इज नरेशन? शॉर्ट एंड समराइज्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन का जिसका आपने एंट्री रिकॉर्ड किया है, उस ट्रांजैक्शन का एक समराइज्ड नोट जो है लिख देना है, नरेशन। तो नरेशन एक्चुअली बीइंग स्टार्ट किया जाता है। बीइंग एक पर्टिकुलर कॉलम में बीइंग से, बीइंग बार बार बोला, BEING, बीइंग से स्टार्ट करके लिखा जाता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा हो गया, डेबिट वाले को डेबिट अमाउंट कॉलम में लिख दिया और क्रेडिट वाले का क्रेडिट अमाउंट कॉलम में क्रेडिट का इफेक्ट लिख दिया। आपको ट्रांजैक्शन में दिख रहा होगा कैसे कैसे हुआ है, आप देख लीजिए। ये अपना मतलब स्लाइड में दिख रहा है, आप देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रही होगी बात अभी। अब अगला लास्ट जो हमारा स्टेप है, लास्ट स्टेप है, अब हमारा ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड हो चुका, नरेशन लिख के हो गया। तो उसके नीचे पर्टिकुलर कॉलम में उस ट्रांजैक्शन के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको स्लाइड में दिख रहा है, आप देख लीजिए, ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये पूरे हमारे सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस तरह से करना है। 8-9 स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया 1 by 1। आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पे आप पॉइंट आउट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री आपको जो अभी लिखा मैंने, कैश और कैपिटल, ये क्या है, सिंपल एंट्री। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड एंट्री? कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है कि कभी कभी जब हम एंट्रीज पास करते हैं तो कई एक एंट्रीज को डेबिट करें और किसी एक एंट्री को क्रेडिट करें, या किसी एक एंट्री को डेबिट करें और मल्टीपल एंट्रीज को क्रेडिट करें, या मल्टीपल एंट्रीज को डेबिट करें और मल्टीपल एंट्रीज को क्रेडिट करें। एक से ज्यादा, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा जो हो रहे हैं एट अ टाइम किया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड एंट्री। देखो हर एक का एक एग्जांपल आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा नीचे कमेंट करिए, आपको समझाया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ रहा है कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंपाउंड एंट्री में क्या क्या होता है भाई, कैसे इसकी एंट्री पास की जाती है। क्या होता है भाई कि एक ट्रांजैक्शन है, एक डेबिट है, डेबिट में एक है, क्रेडिट में 2-3 है। एक स्टेप ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि एक 2-3 डेबिट है और एक अकेला क्रेडिट है। आप देखिए, आपको स्लाइड पे समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, देखते रहिए। और क्या है भाई, तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि कई एक डेबिट और कई एक क्रेडिट हो सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, स्लाइड देख लीजिए। इसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड एंट्री। अब एक चीज ये आता है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री क्या होता है, ओपनिंग एंट्री किसको कहा जाता है कि जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होता है, उस पीरियड के बाद हम एक नया अकाउंट, एक फिर से फ्रेश प्रोसेस शुरू करते हैं, नए सिरे से फिर शुरू करते हैं। तो कुछ बैलेंसेस को हम कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, कुछ बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड होते हैं। तो ये जो बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड हो रहे हैं, कुछ एसेट्स, कुछ लायबिलिटीज आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो उनसे रिलेटेड जो एंट्री पास की जाती है
वो एंट्री क्या कहलाती है, ओपनिंग एंट्री कहलाती है। आप स्लाइड पे देखिए ये एंट्री जो लिखी जा रही है ये क्या है, ओपनिंग एंट्री का एग्जाम्पल है। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया रहेगा। आप अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार ध्यान से मतलब फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा उसके बारे में आप कमेंट लिखिए, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। दूसरी बात, पूरे वीडियो को एक ही बार में आप देख लीजिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा लेंथी वीडियो है, आप अगर एक बार में नहीं देख सकते तो थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक पार्ट में थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में आप पूरा वीडियो एट अ टाइम देखेंगे तो मेरा ख्याल आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन।